हेलो एवरीवन। विशाल हेयर। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि हम लोगों ने यूट्यूब में एक सीरीज शुरू किया है जहाँ पे हम लोग फ्री सारे कोर्स को पढ़ाएंगे। तो अभी हम लोगों ने पॉलिटी स्टार्ट किया और इस पॉलिटी में क्लास 9 के चैप्टर 1 को हम लोगों ने स्टार्ट किया है। और उस सीरीज में ये चैप्टर 9 का पार्ट 2 है। चैप्टर सॉरी क्लास 9 का चैप्टर 1 का पार्ट 2 है, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि डेमोक्रेसी एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, कि क्या होता है डेमोक्रेसी, वर्ल्ड में कैसे है, कैसे कहाँ पे क्या है डेमोक्रेसी। तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि टू टेल्स ऑफ डेमोक्रेसी क्या होता है। हम लोगों ने दो कहानियाँ देखी थी, एक चिल्ली की कहानी और एक पोलैंड की कहानी, कि चिल्ली में कैसे वहाँ के प्रेसिडेंट होते हैं सैल्वाडोर अलेंदे, और उनको कैसे हटाया जाता है, मार दिया जाता है, मिलिट्री कू होता है, और फिर वापस से वहाँ पे डेमोक्रेसी का रीस्टोरेशन होता है। और पोलैंड में होता है कि पोलैंड में वहाँ पे वर्कर्स लोग को कोई राइट नहीं होता है, तो कैसे वर्कर्स को राइट मिलता है, और फिर कैसे वहाँ पे फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है। तो हम लोगों ने एक चीज़ वहाँ पे सीखा था, एक डेमोक्रेसी का हम लोग डेफिनेशन ड्रॉ कर पाए थे कि डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दैट अलाउज पीपल टू चूज देयर रूलर्स। डेमोक्रेसी फॉर्म है गवर्नमेंट का जो पीपल को अलाउ करता है वो अपने रूलर्स को चूज कर पाए अच्छे से। अब उसी के सीरीज में हम लोग आगे देखेंगे कि आगे इस चैप्टर में क्या होता है। और हम लोग आज कोशिश करेंगे कि आज ये पहला चैप्टर को ख़त्म किया जाए और इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के साथ दूसरा सीरीज लेके आएंगे। तो आई होप कि अभी तक आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो, और अगर पसंद आ रहा है तो कमेंट करके बताएं कि कैसा है और क्या सुधार का ज़रूरत है। तो ये चैप्टर शुरू होता है फेजेस इन द एक्सपेंशन ऑफ डेमोक्रेसी, कि कैसे, फेजेस मतलब होता है कि टुकड़ा टुकड़ा में, कैसे एक्सपेंशन हुआ डेमोक्रेसी का। मतलब हम लोगों ने अभी एक देखा है कि चिल्ली में कैसा था और एक पोलैंड में कैसा था। अब हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे अलग अलग कंट्री में कैसे हुआ डेमोक्रेसी जो है बढ़ते गया। तो सबसे पहले देखेंगे द बिगनिंग। तो द बिगनिंग में हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन से। तो ये क्लास 9 का है। तो क्लास 9 में हिस्ट्री में ही चैप्टर 1 है फ्रेंच रेवोल्यूशन। सब बच्चे जान रहे होंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में। तो यहाँ पे हम बताएंगे नहीं फ्रेंच रेवोल्यूशन को, वरना हम लोग टॉपिक से भटक जाएंगे, क्योंकि वो खुद में एक चैप्टर है। तो जब हम लोग हिस्ट्री पढ़ाएंगे तो वहाँ फ्रेंच रेवोल्यूशन बताएंगे। अभी आप लोग बस इतना जानिए कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था और वहाँ पे 1789 में, और वहाँ पे डेमोक्रेसी राजा को हटा दिया गया था। लुइस 16 नाम का राजा था, उसको हटा दिया गया था और डेमोक्रेसी को ले आया था। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में जानने से पहले एक चीज़ हम लोग जानेंगे कि फ्रेंच फ्रेंच मतलब फ्रांस है कहाँ पे। हम लोग एक बार मैप में आ जाते हैं। मैप में आ जाएंगे और यहाँ मैप में देखेंगे कि फ्रांस कहाँ पे। फ्रांस जो है हम लोग का पड़ता है यूरोप में, और फ्रांस हम लोग इस आसपास कहीं पड़ेगा। फ्रांस हम लोग के यहाँ पे पड़ेगा। फ्रांस इस आसपास में पड़ेगा यूरोप में। ये तो हम लोग जान ही रहे हैं, हम लोग का प्यारा भारत है। मुझे बहुत मोटा हो गया। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या होता है, फ्रेंच रेवोल्यूशन से सीख मिलता है सबको कि कैसे, अब हम लोग के आसपास अगर कुछ होता है हम लोग को जानकारी मिलता है ना कि अच्छा ऐसे भी होता है, हम लोग को भी ये करना चाहिए। फ्रांस में जब हुआ कि वहाँ का राजा को हटा दिया गया, तब सबको लगा कि हम लोग भी डेमोक्रेसी को ला सकते हैं, राजा को उखाड़ के हटा सकते हैं। लेकिन अब हम लोग बात करेंगे ब्रिटेन का। तो ब्रिटेन में क्या होता है ना कि बहुत पहले से ही, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से पहले से ही शुरू हो जाता है कि हम लोग को डेमोक्रेसी को लाना है, डेमोक्रेसी को लाना है। और यहाँ पे क्या होता है कि एक नॉर्थ अमेरिका होता है। नॉर्थ अमेरिका भी मैप में एक बार देख लेते हैं कहाँ पे है नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका मेनली यूएसए को बोलते हैं, लेकिन उस पे यूएसए कनाडा सब आता है, मैक्सिको, 3 कंट्री। ये हुआ हम लोग का नॉर्थ अमेरिका, ये नॉर्थ अमेरिका। और हम लोग ब्रिटेन का बात कर रहे थे तो ब्रिटेन यहाँ पे, ये हुआ ब्रिटेन, ये हुआ नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में कनाडा, यूएसए, मैक्सिको तीनों आएगा। तो हम लोग नॉर्थ अमेरिका का देखते हैं। नॉर्थ अमेरिका में क्या होता है ना
कि ब्रिटेन जो है कॉलोनी बना के रखा था, सिर्फ इंडिया को ही कॉलोनी नहीं बना। कॉलोनी मतलब होता है कि अपने अंदर वो लोग को रूल करता था और सब कुछ ब्रिटेन करता था। तो सिर्फ ब्रिटेन जो है इंडिया को रूल नहीं करता था, बहुत सारे कंट्री है वर्ल्ड में जिसको ब्रिटेन रूल किया करता था। उनमें से एक था नॉर्थ अमेरिका भी। उस समय कोई कंट्री नहीं था, उस समय नॉर्थ अमेरिका नाम का ही एक कंट्री हुआ करता था, तो नॉर्थ अमेरिका को रूल करता था। तो नॉर्थ अमेरिका जो है 1776 में 1776 में क्या हुआ कि अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर देता है कि हम लोग आज़ाद हो गए हैं ब्रिटेन के चुंगल से। और फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ है 1789 में। हम लोग यहाँ पे कंटेस्ट बिल्डिंग कर रहे हैं, ध्यान रखना है कि कैसे क्या हुआ। तो अब यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका इससे आज़ाद हो गया। अब नॉर्थ अमेरिका मतलब मेनली हुआ यूएसए। उस टाइम पे यूएसए ही था। यूएसए क्या हुआ कि सब लोग नॉर्थ अमेरिका से कॉलोनी बनाए कि नॉर्थ अमेरिका जो कंट्री था वहां से लोग आते गए आते गए आते गए, और एक कंट्री का निर्माण हुआ जिसका नाम था यूएसए। यूएसए बन गया। अब यूएसए तो बन गया, और यूएसए बना अपने आप को डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बोल दिया। वो लोग कॉन्स्टिट्यूशन भी लेके आ गया 1787। लेकिन यहाँ पे एक क्या हुआ कि राइट टू जो वोट था, कि वोट देने का अधिकार, जैसे अभी इंडिया में देखेंगे कि वोट देने का अधिकार तो 18 ईयर से ऊपर जो भी है, इधर वो मेन हो या वुमेन हो, उनको वोट देने का अधिकार है। पर जब यूएसए में 1787 में ऐसा हुआ तो ऐसा नहीं था, सिर्फ यहाँ पे मेन वोट दे सकते थे। ओनली मेन कैन वोट। तो वो भी सारे मेन नहीं, जो वाइट्स होते थे, जो वहाँ के होते थे, वही दे पाते थे। अब क्या हुआ कि उससे पहले एक हम लोग टर्म जानेंगे, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, ये टर्म जानने से पहले एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज जो है वो इंडिया के आर्टिकल में, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा आर्टिकल में, आर्टिकल नंबर कितना है, आर्टिकल नंबर कितना में यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज है इंडिया में। तो होता क्या है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज में, वही सेम चीज, जो भी 18 साल से ऊपर है सबको वोट देने का अधिकार हो। मतलब उसमें ये नहीं हम करेंगे कि अच्छा वो गरीब है तो इसका 10 वोट, वो अमीर है तो उसका 20 वोट। ऐसे नहीं देखना है, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, चाहे विकलांग हो या कोई भी प्रॉब्लम हो या फिर वेल ऑफ हो, उसको एक ही वोट हो, चाहे एमपी हो। इवन कि अगर प्राइम मिनिस्टर भी वोट कर रहा है तो उसका भी वोट का काउंट वन ही होगा, जो कि हम लोग देखे भी है कि एमपी के इलेक्शन में वो लोग वोट करते हैं तो एक ही काउंट होता है। तो अब यूनिवर्सल, आई होप कि यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब क्लियर हो गया होगा सबको। अब होता क्या है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज में कि यूएसए में तो सिर्फ मेन को है वोटिंग का अधिकार। तो यहाँ पे तो डिमांड उठेगा कि सबको वोट मिलना चाहिए, सबको वोट देने का अधिकार होना चाहिए, सबको वोट देने का अधिकार होना चाहिए। तो ये लोग क्या करते हैं कि थोड़े उसको बढ़ाते हैं, लेकिन बढ़ाते बढ़ाते भी 1965 तक, 1965 तक ये लोग क्या करते हैं कि 1965 तक भी ब्लैक जो होते हैं उनको वोट देने का अधिकार नहीं होता है। 1965 तक ये है हम लोग का अमेरिका, जो अपने आप को क्लेम करता है कि हम लोग ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है। और वोटिंग का अधिकार जो है ये लोग को 1965 तक ब्लैक को नहीं दिया था। और फिर यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी का मांग तेज उठता है, उसके बाद 1965 में मिल जाता है। तो अब हम लोग एक टेबल में देखेंगे कि कौन से कंट्री को कब मिला है वोटिंग राइट। वोटिंग राइट इन द सेंस कि सबको वोटिंग राइट, ये नहीं कि थोड़ा सा मेन को मिल गया तो इस साल में मिला, तो नहीं, सबको वोटिंग राइट्स का अधिकार कब मिला। न्यूजीलैंड को देखेंगे तो न्यूजीलैंड को मिला 1893 में, ठीक है। रसिया को देखेंगे 1917 में। इंडिया को हम लोग को जैसे ही रिपब्लिक हुआ कॉन्स्टिट्यूशन बना हम लोग को मिल गया 1950 में। यूएसए को तो अभी देखें 1965, और साउथ अफ्रीका को मिलता है 1994। तो अगर हम लोग देखें यहाँ पे, ये मेजर इकोनॉमी है, और भी कंट्रीज है सबको मिला है लेकिन सबके बारे में नहीं जानना है। तो इसमें क्या होता है कि अगर हम देखेंगे सब में, तो एक न्यूजीलैंड ही ऐसा इकलौता कंट्री है या ओनली कंट्री है जो 1900 से पहले वोटिंग का राइट्स है। बाकी आप किसी को भी कंट्री को देखिए, रसिया हो, इंडिया हो, यूएस हो, साउथ अफ्रीका हो, सबको जो है वोटिंग का राइट 1900 के बाद मिला है। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब एक बार हम लोग मैप में देख लेते हैं कि कौन कौन कहाँ है, न्यूजीलैंड कहाँ है, रसिया कहाँ है, इंडिया, इंडिया तो पता ही होगा कहाँ है, यूएस कहाँ है और साउथ अफ्रीका कहाँ है। और हम लोग जल्दी से मैप में आ जाते हैं।
लोकेशन क्लियर होने से क्या होता है ना, कभी भी भूलने का डर नहीं होता। तो हम लोग पहले देखते हैं न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ये है छुटकू सा ऑस्ट्रेलिया के, आप कहें तो साउथ ईस्ट में हो जाएगा। ये हो गया हम लोग का न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड यहाँ का क्रिकेट टीम खेलता है। न्यूजीलैंड के बाद रसिया, तो रसिया ये हो गया सबसे बड़ा सा रसिया, ये हुआ रसिया। और हम लोग इंडिया, ये तो अपना प्यारा भारत है, इंडिया। और क्या है यूएस, तो यूएस तो बता दिए कि यूएस यहाँ पे है। और ये जो पूरा कॉन्टिनेंट है इसको नॉर्थ अमेरिका बोलते हैं। और एक हुआ साउथ अफ्रीका, तो ये हुआ आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट, ये। और इसमें सबसे साउथ में ये हुआ आपका साउथ अफ्रीका। हम लोग मैप से भी देख लिए कि कौन कंट्री कहाँ पे है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा, उस टॉपिक का नाम है एंड ऑफ कॉलोनियलिज्म। एंड ऑफ कॉलोनियलिज्म मतलब होता है कि जो ब्रिटेन है या फिर आप इंग्लैंड बोलिए, वो लोग जहाँ जहाँ पे रूल किए थे वहाँ वहाँ उनका एंड होते गया। इंडिया में आए थे तो इंडिया में खत्म हुआ, बाकी देश में। इंडिया में कब खत्म हुआ था? 1947, हम लोग का इंडिया आज़ाद हुआ था। तो यहाँ पे एक स्टोरी दिया हुआ है एनसीईआरटी में आप लोगों को, वो है घाना के बारे में। और घाना के बारे में, तो घाना को पहले जल्दी से मैप में देख लेते कहाँ। मैप देखना बहुत जरूरी है। मैप से क्या होता है ना कि सब कुछ क्लियर होता है। तो घाना भी अफ्रीका में, यहाँ पे वेस्ट साइड में, इस आसपास में घाना। यहाँ पे ये घाना हो गया और ये हो गया खाना, नहीं खाना नहीं, साउथ अफ्रीका। घाना से खाना याद नहीं रखना है, घाना। और ये हुआ साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो अब घाना में क्या होता है कि घाना जो है वो कॉलोनी हुआ करता था। कॉलोनी समझ रहे हैं, जहाँ पे ब्रिटेन वाले लोग रूल किया था, घाना कॉलोनी हुआ करता था। और घाना को क्या करता था ना, घाना को ये लोग बोलता था गोल्ड कोस्ट, क्योंकि बहुत वो लोग वहां से पैसा कमाता था, सोना निकालता था, इसलिए वो लोग इसको गोल्ड कोस्ट बोलता था। और घाना कब आजाद हुआ है? तो ये हुआ है 1957 में। 1957 में। इंडिया कब हुआ है? इंडिया हुआ है 1947 में। तो एक वहां पे एक नेता आते हैं जिसका नाम होता है नुकुरामा या कुरामा, जो पढ़िए, कुरामा। जो ये नेता आते हैं, ये एक सन होते हैं। किसके सन होते हैं? गोल्ड स्मिथ। गोल्ड स्मिथ मतलब लोहार। गोल्ड स्मिथ के ये बेटे होते हैं। ठीक है। और ये एक टीचर भी होते हैं, टीचर भी होते हैं। तो ये क्या करते हैं कि ये एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं और ये स्ट्रगल में अपना योगदान देते हैं और उसको इंडिपेंडेंट घोषित करवाते हैं घाना को। और होता क्या है कि ये फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनते हैं घाना के, और उसके बाद पहला प्रेसिडेंट भी बनते हैं घाना के। और ये बहुत अच्छे फ्रेंड होते हैं हम लोग के पंडित जवाहरलाल नेहरू के, क्योंकि हम लोग के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के। तो ये हो गया घाना का कहानी। और एक चीज और कि ये जो कुरामा जो है, वो जब तक जिंदा रहते हैं तब तक वहाँ के प्राइम प्रेसिडेंट रहते हैं। मतलब वो अपने आप को ऐसा चेंजेस कर देते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, जब तक रहते हैं तब तक यही रहते हैं। लेकिन फिर क्या होता है कि 1966 में, ये तो 1957 का बात हुआ, फिर 1966 में क्या होता है कि फिर से मिलिट्री रूल आ जाता है यहाँ पे और प्रेसिडेंट को हटा देता है। मिलिट्री रूल आप लोग समझ रहे होंगे, पिछला अगर नहीं समझ में आ रहा तो पिछला वीडियो देख लीजिए, पिछला वीडियो में डिटेल में बताएं क्या होता है मिलिट्री रूल। अब आते हैं हम लोग रिसेंट फेजेस। ये तो देख लिए कि पहले क्या हुआ, कैसे कैसे एक्सपैंड हुआ, डेमोक्रेसी कहाँ कहाँ आया, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज कहाँ कहाँ मिला, कॉलोनियलिज्म का कैसे खत्म हुआ। अब हम लोग देखेंगे रिसेंट फेज कि अभी डेमोक्रेसी का क्या क्या हाल है। तो हम लोग पहले देख लेते हैं पोलैंड। जैसे जैसे हम लोग पढ़े हैं वैसे वैसे देखेंगे। तो पोलैंड, तो पोलैंड भी 1988 में हो जाता है, ठीक है। और किसका हेल्प से? तो यूएसएसआर इसको नहीं होने देता है, लेकिन यूएसएसआर जो है अभी का, मान लीजिए रसिया, ये खुद 1991 में 15 कंट्री में टूट जाता है। सब मोस्ट ऑफ द कंट्री डेमोक्रेटिक हो जाता है। अब यहाँ पे दो स्टोरी दिया हुआ है दो कंट्री का, एक हो गया नेपाल और एक हो गया पाकिस्तान। तो हम लोग पहले नेपाल का देख लेते हैं। तो नेपाल में क्या होता है ना कि नेपाल में 2005 में यहाँ पे किंग आता है। तो
2005 में यहाँ पे किंग रहता है, लेकिन जैसे जैसे सब जगह नेपाल वाले देखते हैं कि यहाँ पे हट रहा है, यहाँ पे हट रहा है, तो फिर ये लोग क्या करते हैं ना, 2008 में वापस से डेमोक्रेसी रीस्टोर हो जाता है, हटा लेता है, और किंग को हटा के फेंक दिया जाता है। और 2005 में ही अगर देखा जाए तो 2005 में नेपाल में किंग नहीं आता है, बहुत टाइम से नेपाल में किंग का ही शासन होता है। तो जहाँ किंग का शासन होता है उसको बोलते हैं मोनार्की। सुपर 30 हम लोग देखे ही हैं, ऋतिक रोशन, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, मतलब मोनार्की का मतलब क्या हुआ कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, तो वो मोनार्की है। जब हाँ राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा तो वो मोनार्की नहीं होता है। तो नेपाल का कहानी हम लोग देख ली। और फिर नेपाल के बाद नेपाल क्या कहता है 2008 में एबॉलिश कर देता है मोनार्की को, एबॉलिश मोनार्की। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आ जाते हैं पाकिस्तान। हम लोग का प्यारा पड़ोसी पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में क्या होता है कि पाकिस्तान में बहुत सारे आर्मी रूल बार बार आता है, लगता है, हटता है, क्योंकि वो लोग का कंडीशन पहले से ही खराब था। तो फिर क्या होता है ना 1999 में, 1999 में वहाँ के एक जनरल होते हैं, जनरल मुशर्रफ, वो वहाँ पे आर्मी रूल ले आते हैं। मुशर्रफ, परवेज मुशर्रफ, ये आर्मी रूल वहाँ पे ले आते हैं। उसके बाद क्या होता है कि 2008 में ही यहाँ पे भी ये आर्मी रूल को एंड किया जाता है और वापस से डेमोक्रेसी आ जाता है। लेकिन यहाँ जो डेमोक्रेसी आएगा, ये डेमोक्रेसी को बोलेंगे हम लोग रिपब्लिक। तो रिपब्लिक डेमोक्रेसी। अब रिपब्लिक डेमोक्रेसी क्या होता है, रिपब्लिक, रिपब्लिक का मतलब क्या हुआ ना कि जो हम लोग का हेड ऑफ द कंट्री है, जैसे हम लोग के केस में कौन है, तो प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर हेड नहीं होता है, प्रेसिडेंट जो होता है हेड ऑफ द कंट्री होता है, चाहे फर्स्ट पर्सन ऑफ कंट्री की कुछ भी डिसीजन लेना है कंट्री को, तो प्रेसिडेंट के नाम पे लेंगे। हेड ऑफ द कंट्री होगा वो इलेक्टेड होगा, यानी हेड ऑफ कंट्री जो होगा वो क्या होगा, इलेक्टेड। जैसे यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर, सॉरी, प्रेसिडेंट है, तो प्रेसिडेंट हम लोग का क्या है, इलेक्टेड है, ना कि वो डायरेक्ट आ रहा है कि किसी का बेटा है तो उसको प्रेसिडेंट बना दे, नहीं। हाँ, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है कि हम लोग डायरेक्ट चुनते नहीं है प्रेसिडेंट को, लेकिन फिर भी वो इलेक्टेड बॉडी है, तो हम लोग बोलेंगे कि इंडिया एक रिपब्लिक नेशन है। उसी तरह का पाकिस्तान भी होता है कि 2008 में यहाँ का जो आर्मी का रूल है उसको खत्म किया जाता है, मुशर्रफ को हटाया जाता है और डेमोक्रेसी को लाया जाता है। तो कैसा डेमोक्रेसी आता है, तो रिपब्लिक डेमोक्रेसी आता है। ये रिपब्लिक ध्यान में रखेंगे, बहुत जरूरी है, एग्जाम्स में पूछा जाता है कि रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, इवन यूपीएससी में भी पूछा गया है मीनिंग ऑफ रिपब्लिक। अब एक हम लोग और स्टोरी देख लेते हैं, वो भी हम लोग का पड़ोसी देश है म्यांमार। म्यांमार, एक बार तीनों कंट्री का म्यांमार, पाकिस्तान और नेपाल मैप में देख लेते हैं कहाँ है, तो उससे हम लोग को क्लियर हो जाएगा। ये हम लोग इंडिया, सॉरी ये बहुत ज़्यादा हो गया, इंडिया हम लोग को पता है। तो इंडिया के जस्ट ऊपर यहाँ पे नेपाल है, यहाँ पे म्यांमार है, इधर पाकिस्तान। हम लोग इंडिया के सब तरफ घूम ले रहे हैं अभी कि कहाँ क्या है, कैसे क्या होगा। तो अब हम लोग म्यांमार में आते हैं। तो म्यांमार का जो पुराना नाम था वो बर्मा हुआ करता था, ठीक है। म्यांमार का क्या नाम था पुराना, बर्मा, बर्मा। अब क्या होता है कि 1948 में डेमोक्रेटिक हो जाता है, ठीक है। अब फिर लेकिन क्या होता है ना कि 1962 में यहाँ पे मिलिट्री कू होता है। अब मिलिट्री कू तो पता ही होगा, पिछले वीडियो में बहुत डिटेल में बताए थे, तो अब बताएंगे नहीं। और अगर फिर भी प्रॉब्लम होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, बता देंगे। तो मिलिट्री कू आई होप कि क्लियर होगा कि क्या होता है। लेकिन फिर क्या होता है ना 1990 में वापस से यहाँ जनरल इलेक्शन होता है। 19 मतलब कि आज़ाद के लगभग 50 और इधर 40, 30 से 40 साल के बाद वापस से यहाँ पे इलेक्शन होता है। तो यहाँ पे जो इलेक्शन होगा तो एक पार्टी आएगी जिसका नाम है नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, यानी कि NLD, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी। उसको लेड कौन करती है, उसका नाम होता है ऑन्ग सान सू की। नंबर हम इसको प्रोनाउंस हम लोग करते हैं सूची, सूची ही लिख देते हैं, सूची। ये क्या होता है, ये जीत जाती है, लेकिन जीत जाने के बाद भी क्या होता है, तो वहाँ का जो मिलिट्री है वो बोलता है नहीं, हम लोग इसको नहीं मानेंगे, ये जीती। और इसको क्या करता है, ये जो सूची है इसको हाउस अरेस्ट कर देता है। हाउस अरेस्ट मतलब होता है कि घर पे ही उसको रहना,
घर पे ही उसको खाना मिलेगा, घर पे ही रहना, घर पे सब सुविधा मिलेगी, लेकिन घर से बाहर नहीं निकलना है। घर से बाहर उसको मिलिट्री पूरा होगा कि घर से बाहर इसको हम लोग नहीं निकलने देंगे। तो सू जी क्या करती है कि घर से ही वो प्रोटेस्ट करती है, किसी तरह इन्फ्लुएंस करवाती है और अपना जो प्रोटेस्ट है उसको जारी रखती है, कैंपेन को जारी रखती है, वो खत्म नहीं करती है। और लास्ट में क्या होता है कि ये जीत, इसको फल मिलता है और ये बाद में फिर ये प्रेसिडेंट बनती है। और प्रेसिडेंट तो बनती ही बनती है और साथ में इसको 2015 में, 2015 यानी 2015 इसको नोबेल पीस प्राइज मिलता है, नोबेल पीस प्राइज, शांति के लिए, कि इसने बहुत अच्छा काम किया, पूरा शांति बनाए रखा। और 2015 में ही फिर इसके पार्टी फिर से जीतती है और ये वापस से सत्ता में आ जाती है। ये तो हम लोग का म्यांमार की कहानी। अब हम लोग आ जाते हैं, हम लोगों ने अभी देखा कि अलग म्यांमार में क्या है, पाकिस्तान में क्या है, नेपाल में क्या है। फिर हम लोग पीछे गए तो पोलैंड का देखे, चिल्ली का देखे, सब कंट्री में कहाँ क्या था। लेकिन ये तो एक एक कंट्री का बात हुआ। लेकिन अगर हम लोग ग्लोबल लेवल पे देखें कि कहीं पे भी ग्लोबल लेवल पे कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है कि हम लोगों को जो रूल करता है कि सारे कंट्री उसके बात मानेंगे, ये बोला ये करना है तो यही करना है। तो ऐसा ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनता है जिसका नाम है यूएन, यूनाइटेड नेशन। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। ये बनता है 1945 में। कब बनता है? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। और क्यों बनाया जाता है? ताकि ये पूरा दुनिया में पीस कायम कर सके, कि कहीं भी लड़ाई ना होने दे, कहीं कुछ ना होने दे। इसका दो तीन चीज हम लोग फैक्ट जानेंगे कि क्या क्या है। सबसे पहले तो इसका हम लोग जानना है कि एक होता है इसका यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जिसको हम लोग बोलते हैं यूएनएससी, सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल का क्या होता है कि ये मेन यही होता है कि पीस मेंटेन करेगा, ठीक है, सिक्योरिटी मेंटेन करेगा कंट्री के बीच में। यूएनएससी, यूएनएससी में देखा जाए तो 10 जो होते हैं वो नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं, नॉन परमानेंट प्लस 5 परमानेंट मेंबर। अब ये जो सारा खेला है ये परमानेंट मेंबर का है। परमानेंट मेंबर जो बोल दिए वो होगा, जो नहीं बोले सो नहीं होगा। परमानेंट मेंबर 5 परमानेंट। अब परमानेंट मेंबर 5 मतलब मेंबर का मतलब हुआ 5 कंट्री। कौन कौन है? यूएस, यूके, रसिया, यूएस, यूके, रसिया, चाइना, और एक कौन सा कंट्री? फ्रांस। तो यही सारे कंट्री का बोलबाला है, ये जो बोलेंगे सो होगा नहीं। और इनको एक पावर भी मिला है, वो पावर का नाम है वीटो पावर। वीटो मतलब जैसे अभी हम लोग देख रहे हैं कि रसिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, और रसिया पे ज्यादा कुछ क्यों नहीं कोई कर पा रहा है? बस उसका एक ही कारण है, वीटो। रसिया के खिलाफ कोई भी रिजोल्यूशन आएगा कि हमको नहीं ऐसा करना चाहिए, रसिया को कंडेम करेंगे कि रसिया ये बुरा किया है, वीटो लगा देगा। मतलब उसके बारे में अब डिस्कस ही नहीं होगा। तो वीटो का मतलब है कि अगर यूएन में टोटल देखा जाए 2012 के हिसाब से बुक में जो डेटा दिया हुआ है 193 मेंबर है। तो अगर 192 मेंबर भी बोले कि ये होना चाहिए, लेकिन कोई एक इन पांचों में से एक मेंबर भी, जैसे फॉर एग्जांपल रसिया बोल दिया नहीं होना चाहिए, रसिया बोला नहीं होना चाहिए, वो होगा ही नहीं। क्योंकि वीटो का मतलब होता है कि एक भी कोई नो बोल दिया तो नो हो जाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि हम लोग कंसेंसस से डिसाइड करेंगे कि हाँ 3 जन बोला है तो करना है, 2 जन बोला है तो मतलब 3-2 हो गया तो कर लेना, ऐसा नहीं करना। पांचों जब तक कोई चीज में राजी नहीं होगा हम लोग वो चीज नहीं कर सकते, इसको हम लोग बोलते हैं वीटो पावर। ये तो हो गया परमानेंट मेंबर का। ये जो नॉन परमानेंट था ना 10, इसका क्या रोल है? ये 2 ईयर के लिए चुना जाता है, पूरा वर्ल्ड से चुना जाएगा, अल्फाबेट के अनुसार चुना जाता है, ए से फिर बी फिर सी, इस तरह से चुना जाएगा। और 2 ईयर्स के लिए चुना जाता है। इसका 2 ईयर का साल होता है। अभी इंडिया ही 2022 में नॉन परमानेंट मेंबर खत्म हुआ था, 2022 तक ही नॉन परमानेंट मेंबर था इंडिया। तो फिर ऐसे करते करते जब 193 कंट्री वापस से रिपीट हो जाएगा तब फिर से नॉन परमानेंट मेंबर बन जाएगा। ये हुआ हम लोग का परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबर। अब एक और हम लोग का मेन जो होता है उसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली।
यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। इसमें क्या होता है ना कि इसमें 193 कंट्री सारा पार्टिसिपेट करेगा, ये इसमें सब रहेगा। लेकिन यूएनएससी जो था, यूएनएससी ये हुआ यूएनएससी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी का, इसमें से 15, 5 जो वीटो वाला और 10 पूरा नॉन परमानेंट मेंबर, जो कि हर 2-2 साल में चेंज होगा। लेकिन अगर हम देखे जाए यूएनजीए में, तो यूएनजीए में सारा कंट्री आएगा 193। ये दोनों यूएन का ही पार्ट है, अलग अलग है। तो क्या होता है ना 193, और इसमें एक कंट्री का 1 वोट होगा। यहाँ से तो लग रहा है वाह कितना डेमोक्रेटिक है यूएन, कि एक कंट्री एक वोट, जो बोलेगा सो। देखा जाए ना तो यूएनजीए जो है वो नाम का है, इसका कुछ नहीं चलता है। जो फैसला लेना है यूएनएससी लेगा, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। वो नहीं बोल दिया तो नहीं हो जाएगा। तो इसलिए यूएन भी देखा जाए तो अपने आप को क्लेम कर रहा है कि हम लोग पीस को रखना है, ये करना है, वो करना है, सिक्योरिटी को रखेंगे। लेकिन अभी देखा जाए रिसेंट में देखें तो आप लोग देख लीजिए, रसिया यूक्रेन वार चल रहा है, पैलेस्टीन और इसराइल का लड़ाई चल रहा है। वो कितना पीस रख पा रहा है, कितना नहीं रख पा रहा है, आप लोग के सामने। बाकी क्या डिसाइड करना है कि क्या है, लाइज ऑन योर ओनर्स। अब दूसरा हम लोग आ जाते हैं आईएमएफ। क्या है इसका फुल फॉर्म? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड क्या होता है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है, ये बिगेस्ट मनी लेंडर है पूरा वर्ल्ड का, सबको पैसा देगा। इसका 189 मेंबर है। कब के हिसाब से? 2016। बुक में जो डेटा हम वही डेटा बता रहे हैं। 2016 के हिसाब से 189 मेंबर है, ये सबको पैसा देता है। लेकिन पैसा लग रहा है कि हमको चाहिए तो हमको दे देगा, ऐसा नहीं। बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं पैसा पाने के लिए, वो कभी हम लोग डिटेल में बात करेंगे तो बताएंगे। और क्या होता है ना कि इसका 40% जो शेयर है वो 7 कंट्री के पास है। 7 कंट्री वही मेन में, एक आ जाएगा आपका यूएस, एक है जापान, एक है जर्मनी, एक है फ्रांस, एक है यूके, एक है इटली और एक है कनाडा। ये सातों कंट्री के पास 40% वोटिंग पावर है। मतलब सोच लीजिए, टोटल है 189 कंट्री, जिसमें से 7 ही कंट्री पास 40% है। मतलब सबसे ज्यादा पैसा यही लोग का है आईएमएफ के पास। तो सिंपल सा बात है, अगर यूएस किसी को बोलेगा पैसा देना है तो देगा, नहीं बोलेगा तो नहीं देना है, क्योंकि सारा तो यही लोग के पास है वोटिंग पावर। तो यूएस का जिससे बनता है वो लोग को पैसा मिलता है, जिससे नहीं बनता वो लोग को पैसा नहीं मिलता है। तो ये भी कितना डेमोक्रेटिक है, सब देख लीजिए। फिर आया आप लोग का वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक, तो वर्ल्ड बैंक क्या है कि वर्ल्ड बैंक भी वही है कि सबको देता है, जहां जहां जरूरत पड़ता है लोन का सबको प्रोवाइड करता है। और इसका प्रेसिडेंट जो होता है हमेशा यूएसए से होता है। ये भी बहुत बड़ा डेमोक्रेटिक है। इसलिए तो अगर डेमोक्रेटिक होगा तो ऑप्शन तो होना चाहिए ना कि सब जगह से हो। अब आप हर बार प्रेसिडेंट जो है यूएसए को ही ले रहे हैं, यूएसए से ही। और यूएसए का कौन रहता है? वहां का ट्रेजरी सेक्रेटरी। ट्रेजरी सेक्रेटरी, ट्रेजरी सेक्रेटरी का मतलब हुआ यहाँ का फाइनेंस मिनिस्टर। यूएसए का जो फाइनेंस मिनिस्टर वही होता है वर्ल्ड बैंक का हमेशा प्रेसिडेंट। इससे पता चल रहा है कि कितना डेमोक्रेटिक है ये लोग। अब देखिए, अब आया एक टॉपिक है, ये हम लोग का लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। इसका नाम है डेमोक्रेसी प्रमोशन। तो हम लोग को तो पता है सबसे ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी कौन क्लेम करता है अपने आप को? यूएसए। तो ठेका कौन लेके रखा है कि हम लोग को नहीं पूरा दुनिया में डेमोक्रेसी लाना, डेमोक्रेसी लाना? यूएसए लेके जाएगा कि हम लोग सबको डेमोक्रेटिक कर देंगे, सब लोग अच्छे से रहे। तो होता क्या है कि जो जो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री है ना, उस पर ये लोग अटैक कर देता है। क्यों? ठेकेदार है ना ये लोग, तो अटैक कर देगा नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री पे। तो एक एग्जांपल दिया हुआ है बुक में, इराक का। अब देखिए इराक को कैसे ये लोग बर्बाद करता है। इराक का दिया हुआ है। इराक कहाँ है? तो वेस्ट एशिया में। इराक में एक बार मैप में देख लेते हैं, जब सब मैप पे देख रहे थे। इराक, ये हम लोग का, एक सेकेंड, ये हम लोग का प्यारा भारत, सॉरी, प्यारा भारत। और ये हम लोग का इराक, यहाँ पे हम लोग का वेस्ट साइड में। तो अब इराक का कहानी क्या होता है क्या है कि इराक जो है वेस्टर्न एशिया में है, ठीक है। इराक जो है इंडिपेंडेंट होता है 1932 में। किससे होगा?
सिंपल है, ब्रिटेन से सब तो वही लोग कब्जा करके रखा था। ब्रिटेन से क्या होता है कि ये लोग आज़ाद होता है। अब आज़ाद हुआ, वहाँ डेमोक्रेसी आ गया, लेकिन डेमोक्रेसी आ गया तो यूएस भी खुश कि चलो यहाँ डेमोक्रेसी है। लेकिन क्या वहाँ पे क्या होता है 1968 में, वहाँ पे 1968 में क्या होता है, मिलिट्री कू। मिलिट्री कू सबको पता है। और जो मिलिट्री कू होता है उसके बाद एक पार्टी आता है सत्ता में, उसका नाम होता है अरब सोशलिस्ट बैथ पार्टी। अरब सोशलिस्ट बैथ पार्टी। और इसका जो अरब सोशलिस्ट बैथ पार्टी है ना, इसका जो लीडर होता है उसका नाम होता है सद्दाम हुसैन। सद्दाम हुसैन। तो सद्दाम हुसैन है ना, वो ज़्यादा इस्लामिक कल्चर को मानता नहीं, और ये क्या करता है कि वुमेन को देता है कि वो वोट करे, ठीक है। और भी फ्रीडम देता है जो इस्लाम में वुमेन को नहीं मिलता है, वो सब वहाँ पे उसको देता है। तो होता क्या है बाद में कि जैसे जैसे सद्दाम हुसैन को पावर मिलते जाता है, तो सद्दाम हुसैन जो है डिक्टेटर बनते जाता है। डिक्टेटर का मतलब होता है, डिक्टेटर, डिक्टेटर का मतलब है कि बोल दिया खड़ा हो तो खड़ा हो, बैठो तो बैठो। मतलब ये जो बोलेगा सो करना होगा, नहीं तो मरवा देगा। तो होता क्या है, और जितना भी इसका अपोजिशन है उसको ये सप्रेस करने लगता है। कौन? सद्दाम हुसैन। तो यूएस और क्या होता है, यूएस और ब्रिटेन, ये लोग दोनों बोलता है ना कि ये लोग ऐसे ऐसे कर रहा है, हम लोग चलो देख लेते हैं। तो अब ये लोग तो ठेकेदार है, तो अब ये लोग आएगा कि अच्छा सद्दाम हुसैन ऐसे कर रहा है, चाहे अपने ये लोग कैसे भी करे, सद्दाम हुसैन ऐसे कर रहा है, हम लोग आते हैं। तो ये लोग आया और इराक पे क्या इल्जाम लगाया ना कि इराक के पास है न्यूक्लियर वेपन, जबकि सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन यही लोग पास है। और ये लोग दूसरा को इल्जाम लगाता है कि न्यूक्लियर वेपन है और एक वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है। तो आया, तो अब हम लोग एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़े थे, यूएन। तो यूएन तो पूरा दुनिया का है, 193 कंट्री है इसमें मेंबर। तो यूएन भेजा कि जाओ जांच करवाओ यहाँ पे इराक में है कि नहीं। यूएन आया, यहाँ पे जांच किया, सब देखा, उसको कहीं नहीं मिला, कहीं भी न्यूक्लियर वेपन इराक के पास नहीं है, ना ही कहीं पे वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है। लेकिन यूएस तो यूएस है, वो क्या करता है 2003 में हमला कर देता है इराक पे, हमला कर देता है इराक पे, और सद्दाम हुसैन को मार देता है। सद्दाम हुसैन को मार देता है, और अपना जो अपना किसी को बैठा देगा, पपेट, पपेट मतलब होता है कठपुतली, ये अपना पपेट को बैठा देगा कि हाँ तुम रूल करो, और सारा चीज देख रेख कौन करेगा, यूएस। तो कॉफी अनान, यहाँ पे एक नाम लिखे हैं कॉफी अनान। कॉफी अनान कौन है? तो हम लोग अभी पढ़े थे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, यूएनएससी। इसका वो सिक्योरिटी काउंसिल जो है ना, उसका ये, इसका जो हेड होता है उसको सिक्योरिटी जनरल बोलते हैं, यानी यूएनएसजी, सॉरी, यूएन यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी जनरल, जो इसका हेड होता है यूएनएससी का, उसका नाम है कोफी अनान। और वो यहाँ तक की स्टेटमेंट दिया था कि यूएस जो यहाँ पे किया है हमला इराक पे, वो इलीगल है, यूएस को वापस आना चाहिए। लेकिन यूएस सुनेगा कहाँ। इस तरह से हम लोग इस चैप्टर का खत्म होता है, चैप्टर 1, जहाँ पे हम लोग शुरू किए थे वेरियस कंट्री से कि कैसे चिली में आया, फिर कैसे पोलैंड में आया, फिर हम लोग देखे कि कैसे डेमोक्रेसी बाद में जो है से एक्सपेंड हुआ, उसके बाद फिर कैसे राइट टू एडल्ट फ्रेंचाइज मिला, फिर कॉलोनियलिज्म कैसे खत्म हुआ, फिर रिसेंट फेज में देखे कि पाकिस्तान का क्या हाल है, नेपाल का क्या हाल है, म्यांमार का क्या हाल है। उसके बाद हम लोग देखे कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कुछ कुछ होता है, इसका नाम है आईएमएफ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, यूएन हो गया, इसमें किसका पावर है। और एक स्टोरी से जाने कि जो डेमोक्रेसी का जो ठेकेदार है, यानी कि डेमोक्रेसी का जो प्रमोशन है, वो यूएसए कैसे करता है, इराक पे हमला करके कैसे वो क्या किया। तो यहाँ हम लोग का ये चैप्टर खत्म होता है। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा होगा, और ये सीरीज पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर कुछ प्रॉब्लम रह गया है क्या करना चाहिए तो हमें सजेस्ट जरूर कीजिए, हम लोग उस पर काम करेंगे। और जो भी क्वेरी है वो कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू।